हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे राइबोसोम के बारे में, जो कि एक सेल ऑर्गेनल होता है और इसकी संरचना आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आप लोग को देखने में दिखेगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इसको डायग्राम की मदद से समझेंगे, उसके बाद इसको इसकी थ्योरी की मदद से समझेंगे, क्योंकि यदि आप डायग्राम की मदद से समझ रहेंगे कि थ्योरी को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि राइबोसोम्स हमारा कहाँ पे पाया जाता है। तो जैसे कि हमने आप लोग को बताया कि राइबोसोम्स क्या होता है, एक सेल ऑर्गेनल होता है। तो ये सेल के अंदर पाया जाएगा, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि जितने भी सेल के ऑर्गेनल्स होते हैं वे कहाँ पे पाए जाते हैं, सेल के अंदर भरा होता है, क्या साइटोप्लाज्म भरा होता है। तो इसी साइटोप्लाज्म के अंदर जैसे कि जितने भी सेल ऑर्गेनल है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, पेरोक्सिसोम्स हो गया, राइबोसोम्स हो गया, गोल्गी एपेटस हो गया, तो ये सभी जितने भी सेल ऑर्गेनल है ना, ये कहाँ पे पाए जाते हैं, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। ठीक है, तो हमारा राइबोसोम्स कहाँ पे देखने को मिल रहा है, साइटोप्लाज्म में। आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से बिखरे बिखरे आप लोग को देखने को मिल रहे होंगे, और कुछ जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ा हुआ देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से आप लोग को राइबोसोम्स हमारे साइटोप्लाज्म में देखने को मिलेंगे। अब हम क्या देख लेते हैं कि राइबोसोम जो होता है ना, किससे किससे मिलकर के बना होता है, ये देख लेते हैं। उसके बाद हम इसको थ्योरी की मदद से देखते हैं। तो राइबोसोम से देखेंगे तो आप लोग को सबसे पहले देखिए सेल है। सेल के अंदर आप लोग को न्यूक्लियोलस दिख रहा होगा, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर आप लोग को पता होगा क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है न्यूक्लियोलस पाया जाता है। ये जो न्यूक्लियोलस होता है ना, ये क्या बनाता है, ये बनाता है आरएनए को बनाता है। ये बनाता है आरएनए को बनाता है। उसके बाद क्या हो गया, जब ये आरएनए को बना दिया, तब क्या होता है कि आप लोग को पता होगा कि सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म में ही हमारे कुछ प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं। ये प्रोटीन क्या होता है कि अब आएगा इस न्यूक्लियस के अंदर, और ये न्यूक्लियोलस क्या करेगा कि इस आरएनए के साथ ये जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन को भी जोड़ देता है। अब जब आरएनए और प्रोटीन आपस में जुड़ गए तो हमारे क्या बनना जाएगा, आरएनए और प्रोटीन के आपस में जुड़ने से ही हमारा बन जाता है राइबोसोम्स बन जाता है। ठीक है, तो राइबोसोम किन किन चीज़ों से मिलकर के बना होता है, राइबोसोम जो बना होता है आरएनए से और प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। तो मेन कंपोनेंट आप लोग को इसमें समझ में आ गया होगा। अब हम इसको इसकी थ्योरी की मदद से समझ लेते हैं। देखिए, जो राइबोसोम्स होता है ना, ये प्रोकैरियोट यूकैरियोटिक सेल इन दोनों में पाया जाता है। तो इसमें आप कंफ्यूजन मत रहिएगा कि ये किस में पाया जाता है, ये प्रोकैरियोटिक सेल हो या फिर यूकैरियोटिक सेल हो, दोनों में पाया जाता है। अब हम देख लेते हैं राइबोसोम। तो देखिए, राइबोसोम्स क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स होता है आरएनए एंड प्रोटीन का, क्योंकि ये हमारे किससे बना होता है, आरएनए और प्रोटीन से ही तो मिल करके बना हुआ है। तो ये कॉम्प्लेक्स होता है आरएनए और प्रोटीन का, एंड इज देयरफॉर नोन एज राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, क्योंकि ये आरएनए और प्रोटीन से मिलकर के बना हुआ है इसलिए। आगे बताया गया है, इट इज कंपोज्ड ऑफ टू सब यूनिट। इसके दो सब यूनिट होते हैं, एक होता है स्मॉलर सब यूनिट और एक होता है लार्जर सब यूनिट। जैसे कि आप इसके स्ट्रक्चर में देखे थे, इसके दो सब यूनिट आप लोग को देखने को मिल रहे होंगे। एक हमारा ये क्या है, ये इसका है लार्जर सब यूनिट। एक नीचे का जो आप सब यूनिट देख रहे हैं, ये क्या है, इसका स्मॉलर सब यूनिट होता है। ठीक है, तो इसके दो सब यूनिट होते हैं। आगे देखिए, बताया गया द स्मॉलर सब यूनिट इज वेयर द एमआरएनए बाइंड। स्मॉलर सब यूनिट जो होता है वो हमारे एमआरएनए से बाइंड होता है। ये स्मॉलर सब यूनिट है, जो कि यहाँ पे ये जो आप लोग को देखने को मिला है, ये क्या है, एमआरएनए है। तो स्मॉलर सब यूनिट हमारा एमआरएनए से बाइंड होता है, जिससे कि हमारा डिकोड होता है। क्योंकि आप लोग को पता होगा कि एमआरएनए पे क्या पाया जाता है, कोडोन्स पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि AUG हो गया, ये सभी क्या होते हैं, कोडोन होते हैं। तो हमारा टीआरएनए आता है, अब जब हमारा राइबोसोम जुड़ जाता है तब टीआरएनए आता है और इसको पढ़ने का काम करता है, डिकोड करता है कि अच्छा AUG है, मतलब हमें कौन सा अमीनो एसिड लेकर आना है, हमें मिथियोनिन को लेकर आना है। ठीक है, तो इसको डिकोड करने का भी काम करता है। तो वही बताया गया है कि जो स्मॉलर सब यूनिट होता है वह एमआरएनए से बाइंड होता है और उसको डिकोड करता है। आगे जो लार्जर सब यूनिट होता है, उससे क्या होता है कि एमिनो एसिड को क्या करता है, ऐड करता है। क्योंकि आप देखेंगे ना, तो लार्जर सब यूनिट जो होता है ना, यहाँ पे क्या होते हैं कि इसमें 3 खिड़कियाँ होती हैं, 3 जगह होता है, जिसका कि नाम क्या होता है, एक का नाम होता है ई, और दूसरी खिड़की का नाम होता है पी, तीसरे का होता है ए, EPA। ठीक है, ईपा से याद कर सकते हैं ना, EPA। ये होता है पेप्टाइडल साइड। तो राइबोसोम में हमारे जो लार्ज सब यूनिट होता है, यहाँ पे पाया जाता है पेप्टाइडल साइड। तो जो हमारा टीआरएनए आया था और इसमें जब स्मॉल सब यूनिट जुड़ा, तब हमारे टीआरएनए आया था और इसको पढ़ा था कि अच्छा यहाँ पे AUG है, मतलब हमें मिथियोनिन को लेकर आना है। तो वो मिथियोनिन को अपने सर पर क्या किया कि यहाँ पे मिथियोनिन को लेकर के आ रहा है। अब जब लेकर आएगा ना, तो वो क्या करेगा कि यहाँ पर इसको
पेप्टाइडल साइड पे देगा कि अच्छा तुम ये ले लो मिथ्योनिन को, और यहाँ से क्या करेगा, ये एमिनो एसिड को ऐड करते चला जाएगा। बहुत सारे एमिनो, क्योंकि आगे ये पढ़ता चला जाएगा तो अलग अलग जो होते हैं एमिनो एसिड को लाएगा और यहाँ से जोड़ता चला जाएगा और हमारा प्रोटीन बन जाता है। तो वही इसमें बताया गया है, ठीक है। ये कंप्लीट यदि आप देखेंगे ना तो आगे आप जब ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है ना तो वो आगे आप पढ़ेंगे, ठीक है। वही चीज़ आप लोग को इसमें बताया गया है कि जो लार्जेस्ट सब यूनिट होता है वो एमिनो एसिड को क्या करता है, ऐड करता है, जिससे कि हमारा क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। आगे बताया गया है बोथ द सब यूनिट, दोनों सब यूनिट हमारे जो होते हैं वो प्रोटीन और राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए, क्योंकि आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। वही डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। तो दोनों के दोनों सब यूनिट, चाहे आप लार्ज सब यूनिट की बात करें चाहे आप स्मॉल सब यूनिट की बात करें राइबोसोम का, ये दोनों सब यूनिट किससे बने हुए हैं, तो दोनों सब यूनिट हमारे आरएनए एंड प्रोटीन से मिलकर के बने हुए हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं आगे। आगे देखिए क्या बताया गया है आप लोग को, राइबोसोम्स आर लोकेटेड इनसाइड द साइटोसोल, साइटोसोल्स में पाए जाते हैं क्योंकि सेल है, सेल के अंदर ही हमारा क्या होता है, साइटोसोल भरा होता है, ठीक है। यहाँ पे न्यूक्लियस होगा और यहाँ पे इसके चारों तरफ हमारा क्या रहेगा, साइटोसोल भरा होगा। इसी साइटोसोल में क्या पाया जाता है, हमारे जितने भी सेल ऑर्गेनल होते हैं वो पाए जाते हैं। जैसे कि इस सेल के अंदर हमारे ये न्यूक्लियस हो गया, यहाँ पे चारों तरफ इसके साइटोसोल है। इसी साइटोसोल में आप देखेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है और आपके राइबोसोम्स भी होते हैं, गोल्गी एपेक्चर्स होते हैं, पेरोक्सीसोम्स होते हैं, सभी साइटोसोल्स में ही भरे हुए होते हैं। तो वही आगे बताया गया है, ठीक है। और ये हमारे चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, दोनों में ही हमारा राइबोसोम्स रहेगा ही, क्योंकि हमने आप लोग को बताया प्रोकैरियोटिक सेल भी हो चाहे यूकैरियोटिक हो, तो प्लांट हमारे एनिमल ही है तो हमारे यूकैरियोटिक सेल ही है ना, दोनों में पाया जाएगा। आगे बताया गया है राइबोसोम्स स्ट्रक्चर इंक्लूडेड फॉलोइंग, राइबोसोम्स में हमारे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं वो आगे बताया गया है। इट इज़ लोकेटेड इन 2 एरिया ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में 2 एरिया में आप लोग को देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ देखिए साइटोप्लाज्म में आपको कुछ फ्री रूप से इस तरीके से देखिए देखने को मिल रहे होंगे, कुछ फ्री रूप से ऐसे, और कुछ आप लोग को देखने को मिल रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से पे चिपके हुए हैं, ठीक है। तो ये दो आप लोग को रूप में देखने को मिलेगा, कुछ फ्री रहते हैं और कुछ क्या होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अपना जुड़े हुए होते हैं। आगे बताया गया स्केटर्ड इन साइटोप्लाज्म, यानी कुछ साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए आप लोग को दिखाई देंगे। आगे देखिए आगे बताया गया है प्रोकैरियोट्स हैव 70s राइबोसोम्स, प्रोकैरियोट्स के पास 70s के राइबोसोम्स होता है। वहीं पे यदि आप यूकैरियोट की बात करें तो यूकैरियोट के पास 80s का राइबोसोम्स होता है, ठीक है। तो अभी ये जो 70s का राइबोसोम्स यानी प्रोकैरियोट का सेल उठाए हम और उसमें राइबोसोम्स को देखने लगे तो उसमें हमें मिला 70s राइबोसोम्स। यस का मतलब होता है सेडबर्ग यूनिट होता है, ठीक है। तो 70s का राइबोसोम्स हम देखें तो उसमें भी तो हमारे 2 सब यूनिट होंगे ना, क्योंकि राइबोसोम के 2 सब यूनिट होते हैं, एक होता है लार्ज सब यूनिट, एक होता है स्मॉल सब यूनिट। तो प्रोकैरियोट का जो राइबोसोम्स होता है 70s, इसका यदि आप लार्ज सब यूनिट देखेंगे ना तो ये होता है 50s का, 50 यस का होता है, ठीक है, 50 यस का होता है। और दूसरा जो इसका स्मॉल सब यूनिट होता है ना वो होता है 30 यस का होता है। कितना का होता है, 30 यस का होता है। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। और वही आप यूकैरियोट में देखेंगे तो यूकैरियोट में जो इसका लार्ज सब यूनिट होता है वो कितना होता है, वो होता है 60 यस का, और जो स्मॉल सब यूनिट होता है वो होता है 40 यस का, ठीक है। स्मॉल सब यूनिट कितने का होता है, ये होता है 40 ईएस का, और लार्ज सब यूनिट होता है 60 ईएस का। तो इसके ये यूनिट है, यदि आप यूकैरियोटिक सेल के राइबोसोम को उठाएं तो उसमें 80 ईएस का राइबोसोम्स पाया जाएगा, जिसमें कि लार्ज सब यूनिट हमको 60 ईएस का देखने को मिलेगा, स्मॉल सब यूनिट 40 ईएस का देखने को मिलेगा। वही आप यदि प्रोकैरियोटिक का सेल उठाकर उसके राइबोसोम को देख रहे हैं तो उसमें 70 ईएस का राइबोसोम देखने को मिलेगा, जिसमें लार्ज सब यूनिट हमें 50 ईएस का देखने को मिलेगा एंड स्मॉल सब यूनिट हमें 30 ईएस का देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे देखिए आगे बताया गया आप लोग को अराउंड 62% राइबोसोम्स आर कंप्राइज्ड ऑफ आरएनए, यानी आप जब राइबोसोम्स देखेंगे ना तो राइबोसोम्स में 62% हमारे आरएनए ही देखने को मिलेगा, और शेष जो बचा हुआ भाग रहता है वो प्रोटीन का रहता है। क्योंकि आप लोग को हमने बताया कि जो राइबोसोम्स होता है वो किसका किसका बना होता है, वह आरएनए एंड प्रोटीन का ही बना होता है। तो 62% तो हमारा किस क्या पाया जा रहा है, आरएनए पाया जाता है, और जो शेष बचा हुआ भाग है वो प्रोटीन पाया जाएगा। आगे बताया गया है आप लोग को द स्ट्रक्चर ऑफ फ्री एंड बाउंड राइबोसोम्स इज सिमिलर एंड एसोसिएटेड विद प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब
कि जो ये स्ट्रक्चर आप लोग को देखने को मिल रहा है, ये जो फ्री राइबोसोम से और जो बाउंड राइबोसोम से यानी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े हुए राइबोसोम से, इन दोनों का स्ट्रक्चर सिमिलर होता है, बिल्कुल इसी तरीके से होता है। ठीक है, ये आपस में क्या रहते हैं, फ्री रूप से रहते हैं। यदि आप साइटोप्लाज्म में भी देखेंगे तो ये एक इसका लार्ज सब यूनिट यदि यहाँ पड़ा है तो स्मॉल सब यूनिट हो सकता है यहाँ पड़ा रहे या यहाँ पड़ा रहे, अलग अलग रहेंगे। इसके सब यूनिट आपस में जुड़े नहीं रहते हैं। लार्ज सब यूनिट कहीं है तो स्मॉल सब यूनिट कहीं है, ऐसे रहते हैं। लेकिन ये जुड़ते कब है, जब इनको करना रहता है प्रोटीन का सिंथेसिस करना रहता है। जब इनको देखना है कि अच्छा अब हमें प्रोटीन सिंथेसिस करना है, तब हमारा स्मॉल सब यूनिट क्या करता है, जुड़ जाता है mRNA से, और तब हमारा लार्ज सब यूनिट भी आता है और इससे जुड़ता है, तभी जाकर के ये आपस में जुड़ते हैं, नहीं तो ये अपना क्या रहते हैं, अलग अलग पड़े रहते हैं। ठीक है, वही इसमें बताया गया है। आगे आप लोग को बताया गया प्रोकैरियोट से 70s राइबोसोम। प्रोकैरियोट के पास 70s राइबोसोम्स होता है, जो कि हमने आप लोग को पीछे भी बताया, जिसमें कि हमारा जो लार्ज सब यूनिट होता है वो 50s होता है, यानी 50s का होता है। स्मॉल सब यूनिट होता है 30s का। इसको जोड़िएगा बिल्कुल नहीं, ये नहीं आप जोड़ेंगे तो ये तो 80 हो जाएगा, जोड़ना नहीं है क्योंकि ये सेट वर्ग यूनिट होता है, इसलिए इसको जोड़िएगा नहीं। ठीक है, सोम्स होता है जिसका लार्ज सब यूनिट हमारा होता है 60 ईयर्स का, स्मॉल सब यूनिट होता है 40 ईयर्स का। ये अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। और यदि आप चाहे इसका और भी ज़्यादा अच्छे से इसको और भी ज़्यादा एक्सप्लेन करना, तो इसमें भी आप बता सकते हैं कि जो हमारे प्रोकैरियोट्स में 70s का राइबोसोम्स पाया जा रहा है, उसमें जो इसका लार्ज सब यूनिट होता है वह हमारा किन किन सब यूनिट मतलब किन किन राइबोसोम से बना होता है, तो वह बनाता है 5s RNA से एंड 23s RNA से बना होता है। वही जो इसका स्मॉल सब यूनिट जो कि 30s का है, यह बना होता है 16s RNA से बना होता है। वही आप 80s राइबोसोम्स की बात करें जो कि यूकैरियोट में पाया जाता है, तो इसका यदि आप लार्ज सब यूनिट की बात करेंगे तो ये बना होता है 5s RNA एंड 5.8s RNA एंड 28s RNA का। वही आप इसकी स्मॉल सब यूनिट की बात करें तो वो बना होता है 18s RNA का। ठीक है, तो ये कंप्लीट है, इसको भी आप चाहें तो उसमें ऐड कर सकते हैं। आगे अब हम देख लेते हैं राइबोसोम के फंक्शंस के बारे में कि राइबोसोम्स का फंक्शंस क्या होता है। तो इट असेंबल्स एमिनो एसिड टू फॉर्म प्रोटीन्स दैट आर इसेंशियल टू कैरी आउट सेलुलर फंक्शंस। इसमें बताया गया है कि जो राइबोसोम्स होते हैं ये क्या करते हैं, एमिनो एसिड को ऐड करते हैं। जैसे कि हमने आप लोगों को बताया कि राइबोसोम्स जो होते हैं वो एमिनो एसिड को ऐड करने का काम करते हैं, क्योंकि वहाँ पे पेप्टाइडल साइड एक होता है जो कि क्या करता है कि एमिनो एसिड को आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जोड़ता चला जाता है, जिससे कि हमारा प्रोटीन बनता है। और ये जो प्रोटीन बना हुआ होता है ये सेलुलर फंक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। ये प्रोटीन का बनना, आप mRNA से प्रोटीन कैसे बनता है, ट्रांसलेशन प्रोसेस के द्वारा, इसको आप आगे पढ़ सकते हैं। आगे बताया गया है द DNA प्रोड्यूस mRNA। जो DNA होता है वह mRNA को प्रोड्यूस करता है बाय द प्रोसेस ऑफ DNA ट्रांसक्रिप्शन। देखिए इसमें आप थोड़ा सा सेंट्रल डोग्मा जान लीजिए, जिससे आप इसको और भी ज़्यादा अच्छे से समझ लेंगे। सेंट्रल डोग्मा किसे कहते हैं, तो हमारे DNA से mRNA का बनना, ठीक है, DNA से mRNA का बनना एंड mRNA से प्रोटीन का बनना, ये हमारा कहलाता है कंप्लीट प्रोसेस जो होता है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। अब इसमें देखिए जब हम DNA से mRNA को बना रहे हैं ना, तो इसको कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। और जब हम mRNA से प्रोटीन को बना रहे हैं तो इसको क्या कहेंगे, ट्रांसलेशन कहते हैं। ठीक है, DNA से mRNA का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा और mRNA से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन कहलाएगा। तो यहाँ पे आप लोग को क्या बताया गया है, यहाँ पे आप लोग को बताया गया है कि यहाँ पे हमारा जो DNA होता है उससे mRNA बन रहा है, तो किस प्रोसेस के द्वारा बनेगा, वो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के द्वारा बनेगा। आगे आप लोग को बताया गया है द mRNA इज सिंथेसाइज इन द न्यूक्लियस। जो mRNA ये बना है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के द्वारा, ये अभी तक हमारा कहाँ बना है, न्यूक्लियस में बनेगा। अब ये हमारा कहाँ पे जाएगा, साइटोप्लाज्म में जाएगा। क्यों साइटोप्लाज्म में जाएगा, क्योंकि ये RNA जब हमारा साइटोप्लाज्म में जाएगा तभी तो ये राइबोसोम से मिलेगा, क्योंकि राइबोसोम्स जब तक mRNA से, जो mRNA है इससे जब तक राइबोसोम्स नहीं जुड़ेंगे तब तक प्रोटीन तो बनेगा नहीं। तो इसलिए इस mRNA को अब न्यूक्लियस से निकल करके कहाँ जाना पड़ेगा, साइटोप्लाज्म में जाना पड़ेगा, ताकि प्रोटीन का सिंथेसिस हो सके। वही इसमें बताया गया है।
इसको यदि आप डायग्राम से समझना चाहें तो यहाँ पे हम आप लोग को बता देते हैं। यहाँ पे देखिए ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस आप लोग की कहाँ होगी, यहाँ पर होगी न्यूक्लियस में, जिससे कि हमारा mRNA बन गया। अब ये mRNA कहाँ जाएगा, अब ये mRNA निकल करके जाएगा इस साइटोप्लाज्म में जाएगा। अब यहाँ पर जब आएगा तो यहाँ पे इसको क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा राइबोसोम्स। अब ये राइबोसोम्स इस mRNA से जा करके जुड़ेंगे और यहाँ से फिर क्या बनाने लगेंगे, ये प्रोटीन्स बनाने लगेंगे। ठीक है, वो चीज़ इसमें बताया गया है, तो आप लोग इसको एक बार अच्छे से पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। आगे आप लोग को बताया गया था राइबोसोमल सब यूनिट इन द साइटोप्लाज्म आर बाउंड अराउंड mRNA पॉलीमर्स, यानी जो राइबोसोमल सब यूनिट होता है वो साइटोप्लाज्म में mRNA से जुड़ते हैं, जो कि हमने आप लोग को बताया, क्योंकि साइटोप्लाज्म में ही हमारे क्या होते हैं, राइबोसोम होते हैं। ये हमारे जाकर के mRNA से जुड़ेंगे और द tRNA सिंथेसाइज करता है प्रोटीन। अब tRNA आएगा और पढ़ेगा कि अच्छा हमें ये कोडोन चाहिए, ये कोडोन मतलब ये एमिनो एसिड चाहिए, कोडोन को पढ़ेगा और उस हिसाब से एमिनो एसिड को लाएगा और उससे जुड़ता चला जाएगा, जिससे कि हमारा एक एमिनो एसिड का लंबी श्रृंखला बन जाती है, जो कि हमारा प्रोटीन बन जाता है। ठीक है, आगे बताया गया है राइबोसोम्स आर साइट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम्स क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस का साइट होता है, क्योंकि हमारे राइबोसोम्स ही हैं जो कि क्या कर रहे हैं, एमिनो एसिड को पेप्टाइलर बॉन्ड के द्वारा जोड़ रहे हैं, जिससे कि हमारा क्या बन रहा है, प्रोटीन बन रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस का साइट कहा जाता है राइबोसोम को। आगे बताया गया द प्रोटीन सिंथेसाइज इन द साइटोप्लाज्म। प्रोटीन हमारा कहाँ पे बन रहा है, साइटोप्लाज्म में बन रहा है। आर यूज इन साइटोप्लाज्म, और कुछ जो प्रोटीन्स हमारे बनते हैं उसको हमारे साइटोप्लाज्म में ही यूज कर लिया जाता है, और कुछ प्रोटीन जो होते हैं सिंथेसाइज होते हैं और राइबोसोम्स के साथ एंड ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं आउट ऑफ द सेल, सेल से बाहर क्या हो जाते हैं, ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। तो चलिए एक बार आप लोग को रिवाइज करा देते हैं कि हमने आप लोग को अभी तक क्या क्या बताया है, ताकि आप लोग को जो भी कन्फ्यूजन हो ना वो थोड़ा सा दूर हो सके। तो हमने अभी तक आप लोग को यही बताया है कि राइबोसोम जो होता है ये RNA एंड प्रोटीन से मिलकर के बना हुआ होता है, जिसके दो सब यूनिट होते हैं, स्मॉलर सब यूनिट एंड एक होता है लार्जर सब यूनिट। और ये प्रोकैरियोटिक सेल हो या फिर यूकैरियोटिक सेल हो, दोनों में पाए जाते हैं। बस डिफरेंस क्या रहेगा, डिफरेंस इतना ही रहेगा कि यदि ये प्रोकैरियोट में पाए जा रहे हैं तो इसमें पाया जाता है 70S का राइबोसोम्स पाया जाएगा, वही यदि ये यूकैरियोट में पाए जाते हैं तो उसमें पाया जाएगा 80S का राइबोसोम्स पाया जाएगा। 70S का राइबोसोम्स होता है जिसमें कि इसके क्या होते हैं, दो सब यूनिट होते हैं 70S के राइबोसोम में, जिसका कि जो स्मॉल सब यूनिट होता है वो 30S का होता है और जो लार्ज सब यूनिट होता है वो 50S का होता है। और वही यूकैरियोट में 80S का राइबोसोम्स पाया जाता है, जिसका कि स्मॉल सब यूनिट 40S का होता है और जो लार्ज सब यूनिट होता है वो 60S का होता है। आगे हमने आप लोग को ये बताया है कि इसमें जो इसका स्मॉल सब यूनिट होता है वही स्मॉल सब यूनिट जाकर के mRNA से बाइंड करता है, और जो लार्ज सब यूनिट होता है वो एमिनो एसिड को ऐड करके पेप्टाइड बॉन्ड बनाता चला जाता है, जिससे हमारा प्रोटीन बनता है। यानी हम मेन रूप से कहें तो ये हम कह सकते हैं कि राइबोसोम्स ही वो साइट है जहाँ पर हमारा प्रोटीन बनता है, क्योंकि mRNA को कोड करना, एमिनो एसिड को जोड़ना, प्रोटीन को बनाना, ये कहाँ पर होता है, तो राइबोसोम में ही होता है। ठीक है, राइबोसोम जब तक नहीं जुड़ेगा तब तक ये काम नहीं हो पाएगा। आगे हमने आप लोग को क्या बताया, आगे यही बताया है कि जो राइबोसोम्स होते हैं ये साइटोप्लाज्म में भी पाए जाते हैं, और कुछ जो होते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, आगे हमने आप लोग को क्या बताया, तो इसके फंक्शंस के बारे में बताया, जिसमें हमने आप लोग को मेन बताया है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस का क्या होते हैं, साइट होते हैं, और इसमें ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की प्रोसेस कैसे होती है, तो क्या क्या बनता है, ये सभी चीज़ों के बारे में हमने आप लोग को बताया है। तो यदि आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।